morning everyone. Today for the start of our new series for Forester as well as NTPC we are here. कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास की थी केमिस्ट्री की. आज इसी को आगे करते हुए मैंने कल बताया था कि हम लोग क्लास 9th और 10th के सिलेबस के साथ में स्टार्ट करेंगे. क्लास 9th का जो पहला टॉपिक होता है दैट इज मैटर, द्रव्य और यू कैन से पदार्थ हिंदी में, है ना. तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर से. कल थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था कि कब हम क्या करते हैं, मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसका, यूं कह सकते हैं आप एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट. कल बात करी थी मैंने भौतिक वर्गीकरण. इसके साथ साथ अभी हम मैटर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. और एक मैंने बताया था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, ओके, रासायनिक वर्गीकरण. तो फिजिकल की अगर मैं बात करूं फिजिकल क्लासिफिकेशन में, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम कुछ यूं चलते हैं लाइक सॉलिड, ठोस की बात करते हैं हम, लिक्विड द्रव की बात करते हैं हम, गैस. ओके, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हम क्लास 9 या बहुत पहले से इवन क्लास 6, 7, 8 हमें बताया जाता है कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, इसके अलावा आज हम 2 स्टेट और पढ़ते हैं और उन 2 स्टेट में आपका एक आता है प्लाज्मा और एक आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ओके, आपका प्लाज्मा और इसे एज इट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम कहते हैं. सी, दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाइल इन केस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो कहलाएगा आपका सब्सटेंस, ओके, फाइन, और दूसरा आपका कहलाता है इसमें, इसे हिंदी में कहेंगे पदार्थ, प्योरेस्ट फॉर्म, और इसे कहेंगे मिक्सचर, मिश्रण, राइट. ठीक है, तो इन 2 पे हम बांट देते हैं. अगर हम फर्दर सब्सटेंस में देखेंगे तो सब्सटेंस को हम फर्दर अभी देखेंगे हम लोग. आपने सुना होगा दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, यौगिक तत्व और यौगिक. जबकि मिक्सचर भी 2 प्रकार के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ओके, फर्दर अभी हम फिलहाल तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे. फर्दर हम केमिकल क्लासिफिकेशन को जब डिस्कस करेंगे तो इसे मैं आपको और डिटेल में एक चार्ट के थ्रू बना करके आपको दे दूंगी. ओके, अच्छा पहले बात करते हैं यहाँ पे मैटर और फिर उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन की. सी, मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था. मैटर इज व्हाट, कि जिसका अपना कुछ सर्टेन मास हो, जो स्पेस ले, वो मैटर है. अभी अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करेंगे तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, राइट. जो भी चीजें आप देखते हो वो मैटर से बनी हुई है. और मैटर में भी जब हम आते हैं तो मैटर में हम बात करते हैं लाइक इसी में एटम विच इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, है ना. हम एटम्स की बात कर लेते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, हम कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं. ओके, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम लेकर के चलते हैं वो एटम, जिसे कहते हैं हम परमाणु. जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, वैसे ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. द पार्टिकल्स जो है आपका वो इसी का ग्रुप हम पढ़ते हैं. ओके, नाउ सी, अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की. ठीक है, फिजिकल की मैं बात करूंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है टेम्परेचर. तो पहला मैं आपको टेम्परेचर के ही आधार पर अगर मैं इसे बता दूं, ओके, तो टेम्परेचर में क्या है, देखो सिंस सॉलिड, अगर इनका आपस में कन्वर्जन की
मैं बात करूं कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, गैस का प्लाज्मा में कन्वर्जन, तो प्लाज्मा लेट मी टेल यू इसके बाद की स्टेट है वाई BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सॉलिड से भी पहले की स्टेट है। ओके, लेकिन मैंने बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, प्लाज्मा एंड देन BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ओके, नाउ अब मैं थोड़ा सा आपको पहले सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताती हूँ, फिर लिक्विड की प्रॉपर्टीज बताती हूँ, फिर गैस की, देन आफ्टर प्लाज्मा एंड BEC। ओके, तो पहले मैं कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर उसे फिर आपको समझा दूंगी। ओके, सॉलिड की प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूँ, ओके, पहला मैंने लिखा है आपके लिए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका एक निश्चित आकार होगा, एक निश्चित आयतन होगा। निश्चित आकार और आयतन कैसे, इसको और लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मैं दोनों को एक साथ आपको कंपेयर करके बताती हूँ। देखो, अगर हमारा सॉलिड है कोई भी, तो सॉलिड में क्या होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ये आयतन लेगा, वॉल्यूम लेगा, वो कम लेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पर यूनिट वॉल्यूम जो इसने स्पेस लिया है वो बहुत कम लिया होता है। अब देखो, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स अगर कम स्पेस में है तो ऑब्वियसली मास तो होगा ही ना, राइट। मीन्स मैं कंपेयर कर रही हूँ, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो, पर वॉल्यूम एरिया में जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मास भी ज्यादा होगा। और आप देख ही रहे हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो पहले मैंने बोला क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इनका शेप एज इट इज रहेगा, जैसे है, कोई चेंज नहीं होगा। एक वॉल्यूम मैंने बता दिया, जितना आपने कोई भी पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक सपोज यहाँ पे रखा है तो उसने इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। ओके, डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा। मैंने बताया डेंसिटी हाई है, डेंसिटी हाई होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि पर यूनिट वॉल्यूम में मैक्सिमम यहाँ पे किसी जो भी एटम जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जैसे सॉलिड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड है ना। और एक जगह में, कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से उसका मास भी ज्यादा है, हेंस डेंसिटी भी ज्यादा है। ओके, इसके अलावा मैंने लिखा है नेग्लिजिबल कंप्रेशन, संपीड़न। कंप्रेशन है संपीड़न, आप उसे कंप्रेस कितना कर पा रहे हो। तो देखो, जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंप्रेस नहीं होगा। ओके, तो अगर आप एक वुडन ब्लॉक को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, संपीड़ित करने की कोशिश करोगे, वो कंप्रेस नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, इसका एक एक्सेप्शन, जैसे आप अगर आपके माइंड में आया कि स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज आपने देखा है तो कि मैम अगर स्पॉन्ज इज अ सॉलिड स्टिल वी कैन कंप्रेस इट, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिएगा। देखो, जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज के बीच में क्या होता है, एयर, उसमें जो स्पेस होता है उस स्पेस में एयर भर जाती है, ठीक है। आप कंप्रेस तभी तक कर पाते हो जब तक उसके बीच में एयर होती है, राइट। जैसे ही वो एयर बाहर निकलती है, जो सॉलिड पार्ट है दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड फर्दर, राइट। तो नेग्लिजिबल कंप्रेशन, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैंने बताया कि बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल वुड, स्टोन या आइस। ओके, तो दीज आर हैविंग हाई डेंसिटी, दीज आर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, निश्चित आकार और आयतन होता है। नेग्लिजिबल कंप्रेशन, संपीड़न पॉसिबल नहीं है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ये है सॉलिड के बारे में। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड। ओके, देखो लिक्विड में अगर हम देखें तो लिक्विड में डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं, शेप एंड वॉल्यूम नहीं, ठीक है। लिक्विड अगर आप देखोगे, किसी कंटेनर में अगर हम लिक्विड डालते हैं तो वो क्या करता है, उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका मतलब क्या है, उस लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं है। लाइक अगर मैंने वाटर इसमें डाला तो जो लोवेस्ट एरिया है या लोवेस्ट वॉल्यूम है ये कवर कर लेगा। ओके, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक। अच्छा, दूसरा मैंने बोला डेंसिटी, तो डेंसिटी भी कंपैरेटिव क्या हो जाएगी,
होगा देखो, अभी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपैरेटिव एक दूसरे से दूर होंगे, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनसे ज्यादा होगा, उनसे मीन्स सॉलिड से ज्यादा होगा, ठीक है। अब जब इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो कंपैरेटिव मास तो कम ही होगा, और उस हिसाब से आपकी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन के हिसाब से डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी लो रहेगी, करेक्ट। नेग्लिजिबल कंप्रेशन नहीं होगा, थोड़ा सा ये कंप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आप एक बलून ले, बलून में पानी फिल करें, कंप्रेस करें तो वाटर, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है तो इट कैन बी कंप्रेस्ड। सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा, वाइल इन केस ऑफ गैस उसके कंपैरिजन में इसमें कंप्रेशन सम पीरियड कम होता है, ठीक है। वेरी लेस की जगह में आप लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह सकते हैं, क्योंकि सॉलिड के कंपैरिजन में इनमें जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं, कोई भी कलर आपने इसमें मिक्स किया, ठीक है ना, ये कलरलेस भी, फिलहाल तो वाटर है दैट इज कलरलेस, लेकिन जैसे हमने सपोज ब्लू कलर इसमें मिक्स किया तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर गैप के होने के कारण क्या हो जाता है, वो जो ब्लू जो कलर के पार्टिकल्स हैं बीच में मिक्सअप हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, और इसीलिए आपको पूरे वाटर का कलर जो है वो ब्लूइश नजर आता है, राइट। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में आप वाटर कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल में आप मिल्क कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, राइट। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट द गैसेस। गैस में भी देखो क्या होगा, गैस का ना ही डेफिनेट शेप होता है, ना ही वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। गैस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक यहाँ होगा, एक यहाँ मूव कर रहा होगा, एक यहाँ मूव कर रहा होगा, एक यहाँ मूव कर रहा होगा, तो गैस आपने देखा ही है। गैस क्या है, अगर हम किसी कंटेनर में गैसेस पार्टिकल डालें तो वो ऑलमोस्ट पूरा एरिया कवर कर लेता है, ठीक है ना, तो कोई ना तो डेफिनेट शेप है ना इसका, ना ही वॉल्यूम है, तो हेंस डेंसिटी भी बहुत कम होगी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसमें गैस के बाद अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा देखो, ये ऑब्वियसली स्टेट प्रेजेंट तो पहले से थी, लेकिन इसके बारे में अब हम ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में अगर हम देखें तो प्लाज्मा क्या है, देखो बेसिकली प्लाज्मा एक गैस की स्टेट, प्लाज्मा इज बेसिकली गैस, अगर मैं बात करूं प्लाज्मा इज बेसिकली गैस, है ना, और इस गैस में क्या है आपका, जैसे देखो एक कहते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इसी गैस से एक करंट पास करते हैं, राइट। इसी गैस से हम क्या करते हैं, एक करंट पास करते हैं। अब जब एक करंट पास होती है तो इस समय जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो करंट या फिर कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है आयंस में, राइट। मैंने बोला कि एक लो टेम्परेचर में जब इस गैस से कोई करंट या कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस, ये क्या हो जाती है आपके आयन में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। जब आयन में कन्वर्ट होती है, आपका मैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जब ये आपका गैस में कन्वर्ट होती है तो अब क्या होगा, देखो इसमें आयन, सॉरी जब आयंस में कन्वर्ट होती है तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, हेंस उस समय उन पार्टिकल्स को, या जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये हैं जो लिबरेट हो रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके चार्ज पार्टिकल्स, ओके। अब ये पार्टिकल्स हो गए आपके चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन चार्ज पार्टिकल्स के हम जब देखो इनकी एक टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल्स की हम जैसे अभी सन या स्टार की बात करेंगे तो इन चार्ज पार्टिकल्स की एक टेंडेंसी होती है, ये क्या करते हैं, लाइट देते हैं, दे गिव ऑफ लाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल सन, या बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो स्टार की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका एक हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, दोनों डिफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, आयन के लिबरेट होते हैं यहाँ पे, और हीलियम का फॉर्मेशन होता है, जैसे हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, राइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहेंगे, या फिर आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब का हम एग्जाम्पल देते हैं, तो वो एक प्लाज्मा वाली स्टेट होती है। प्लाज्मा वाली स्टेट क्या,
एक ऐसे स्टेट जहां पे चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से आपको लाइट या आपके ब्लिंकिंग ऑफ लाइट मिलती है, करेक्ट। दूसरा, अगर हम इसको एक डिफाइन करना चाहें तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ऐसे स्टेट है, ठीक है ना, इट इज अ स्टेट ऑफ गैस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल। देखो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल्स इसमें बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत तेजी से, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू विच, ड्यू टू व्हाट, हाफ mv² ड्यू टू द वेलोसिटी, ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। जितनी तेजी से ये मूवमेंट करेंगे उतनी ही तेजी से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और उस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से ही हम कहते हैं कि एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि एट अ वेरी लो टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द गैस, दैट इलेक्ट्रिसिटी गेट कन्वर्टेड इनटू आयन, दैट आयन लिबरेट द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करते हैं और हेंस वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और आपको क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम स्टेट की बात करते हैं, राइट। तो ये है आपका प्लाज्मा के बारे में, ओके। तो प्लाज्मा इज बेसिकली व्हाट, हम अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस के बारे में हम इस स्टेट में बात करते हैं। देखो ये स्टेट मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने बात करी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। इसके बाद की जो स्टेट आ जाती है वो प्लाज्मा आ जाती है, यानी कि अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओ तो एक स्टेट हो जाएगी प्लाज्मा, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लास्ट स्टेट हमारी आती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सत्येंद्रनाथ बोस के कारण ये बना। एक्चुअली जो ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट अगर हम टेम्परेचर के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो ये सॉलिड से पहले वाली स्टेज आती है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मैं आपको बता रही हूँ कि ये सॉलिड से पहले वाली स्टेज, यानी कि और कम टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो आपको BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाली स्टेट मिलेगी। एक्चुअली इस कंडेंसेट को लगभग 1920s की बात है, 1920 से, और कहते हैं कि 1924 के आसपास सत्येंद्रनाथ बोस ने डिस्कवर की थी ये कंडीशन और इसे रेक्टिफाई करने का काम किया था आइंस्टीन ने, ओके। और इसीलिए इसे जो ये कंडीशन है, जो ये स्टेट है, इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अब देखो मैंने बोला कि टेम्परेचर कम, तो क्या कौन सा टेम्परेचर, तो कहा जाता है कि एट अ वेरी लो प्रेशर and at a very low temperature, और टेम्परेचर भी लगभग -273.15, ठीक है ना। इस टेम्परेचर पे -273.15 जो हम लेके चलते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो इस टेम्परेचर पे जो हमें एक स्टेट मिलती है किसी भी मैटर की, और किसी भी मैटर में गैस की जो स्टेट मिलती है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। एंड दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हमें एक स्टेट मिलती है दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। और जो ये टेम्परेचर मैंने बताया इसे आपको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्यता इसे कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इससे ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट आता है, मैंने जैसे बताया कि टेम्परेचर की वजह से इनकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो कन्वर्जन जो होता है स्टेट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर, वहाँ पे सिर्फ इस प्रोसेस का नाम आ जाता है। जैसे मैंने बताया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, है ना, ठोस से द्रव में, फिर लिक्विड से गैस में, ठीक, गैस में अगर मैं बोलूँ प्लाज्मा में, ठीक। और यहाँ तो BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वाला तो सिमिलर चल रहा होता है सॉलिड में, लेकिन जैसे ही आप सॉलिड से लिक्विड
लिक्विड अगर आपने करना है तो आप ऑब्वियसली टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग कहते हैं जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। ऐसे ही लिक्विड को जब आप गैस में कन्वर्ट करते हो, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, ठीक है ना, इसे गलन कहते हैं हिंदी में, इसे वाष्पीकरण। ऐसे ही गैस को अगर आप प्लाज्मा में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, आयनीकरण, ओके। ऐसे ही अगर आप वापस रिवर्स में आओगे, प्लाज्मा से आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो डीआयोनाइजेशन, ठीक है, और गैस से आप वापस लिक्विड में आते हैं तो पढ़ा होगा आपने कंडेंसेशन, संघनन, ओके। और फिर हम क्या करते हैं, जब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन हमें करना होता है तो इसे कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, जम, जिसमें आपको क्या हो जाता है, लिक्विड आपका सॉलिड जम करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और आता है, जैसे हमारा डायरेक्टली कन्वर्जन। डायरेक्टली कन्वर्जन में मतलब जैसे हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड का गैस में और गैस का फिर वापस सॉलिड में कन्वर्जन। तो जब हम सॉलिड का गैस में कन्वर्जन पढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन, है ना। और जब गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन हम सॉलिड में देखते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। तो ये कुछ प्रोसेसेस आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पे जो हम ये चेंज कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये किसी भी एक जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द 5 स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चलेंगे वो चलेंगे आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।